साथियों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण की विधियों के बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि पर्यावरण का मतलब क्या है, उसका महत्व और सीमाएं भी बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। साथियों, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2A, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 की धारा 2A, आखिर ये एक्ट क्यों बना? भाई, कहीं ना कहीं एक समय ऐसा था जब हमें एक्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर ऐसा महसूस हुआ कि अगर एक्ट नहीं बनाया गया पर्यावरण संरक्षण के लिए तो एक दिन आसपास जो हरियाली है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो साथियों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2A के अंतर्गत पर्यावरण को परिभाषित किया गया है। इस धारा यानी धारा 2A के मुताबिक पर्यावरण में जल, वायु, भूमि और इनके बीच पारस्परिक संबंध एवं मनुष्य जाति, जीवित प्राणी, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवाणु और संपत्ति शामिल है। यानी पर्यावरण का स्वरूप व्यापक है, पर्यावरण में सब समाहित है। जल भी शामिल है, वायु भी, भूमि भी, और जो रिलेशन स्थापित हो रहा मनुष्य का इनसे, चाहे वो मनुष्य हो, जीवित प्राणी हो, पेड़ पौधे हो, सूक्ष्म जीवाणु हो या संपत्ति, ये सभी के सभी पर्यावरण में आते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में दो मुख्य अंग होते हैं, पहला भौतिक पर्यावरण और जैव पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में स्थल, जलवायु जैसे अजैव तत्व सम्मिलित हैं। भौतिक मतलब अजैव तत्व सम्मिलित हैं जिनमें जीव नहीं है। तो अजैव क्या क्या हो जाएंगे? स्थल, जलवायु जैसे अजैव तत्व सम्मिलित हैं। वहीं जैव पर्यावरण में पेड़ पौधे और छोटे बड़े समस्त जीव जंतु शामिल हैं। देखिए साथियों, दो प्रकार हैं पर्यावरण के, पहला है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है जैव पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण अजैविक है और जैव पर्यावरण जैविक है। भौतिक पर्यावरण में स्थल, जलवायु ये सम्मिलित हैं, जबकि जैव पर्यावरण में पेड़ पौधे और छोटे बड़े समस्त जीव जंतु शामिल हैं। पर्यावरण के दोनों अंग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रक्रिया में पदार्थों तथा ऊर्जा का एक दूसरे में स्थानांतरण भी होता है। ये दोनों तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और ऊर्जा तथा पदार्थों का ट्रांसफर भी, स्थानांतरण भी होता है। पर्यावरण और मनुष्य का गहरा संबंध है। पर्यावरण और मनुष्य का गहरा संबंध है। कैसे? जब से इस पृथ्वी पर मनुष्य आया है, यानी जब से मनुष्य ने जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, उसने पर्यावरण के साथ अपने को जोड़ रखा है। प्रारंभ में आदि मानव युग में मनुष्य पूरी तरीके से जंगल में ही निवास करता था, फिर धीरे धीरे विकास होकर के शहर नगर ये बने हैं। वन, पर्वत, नदियां, महासागर, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, जल इत्यादि का मनुष्य ने शुरू से ही प्रयोग किया है। यानी मनुष्य के जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे वन हो, पर्वत हो, नदियां हो, महासागर हो, सूर्य हो, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, जल इत्यादि का मनुष्य ने शुरू से ही प्रयोग किया है। लकड़ी, भोजन, वस्त्र, दवाएं इत्यादि प्राप्त करने हेतु मनुष्य ने प्राकृतिक संपदा का उपयोग किया है तथा वर्तमान में भी कर रहा है। अब जो मनुष्य है उसने जो पर्यावरण है, पर्यावरण से जो नेचुरल चीजें हैं उनका क्या किया है? उपयोग किया है। क्या किया? उनका उपयोग किया है। किस चीज के लिए? जैसे रहने के लिए लकड़ी, खाना बनाने के लिए लकड़ी, भोजन के लिए पर्यावरण, वस्त्र, दवाएं, ये सारी चीजें हमें पर्यावरण से मिलती हैं और इनका उपयोग मनुष्य ने किया है और अभी कर रहा है। समय के साथ औद्योगिक विकास एवं जनसंख्या वृद्धि ने पर्यावरण को प्रभावित किया। एक समय ऐसा था कि जहां पर स्थिति संतुलन की थी, लेकिन जिस गति से
जनसंख्या बढ़ी है, कहीं ना कहीं पर्यावरण उससे प्रभावित हुआ है। उद्योग धंधे नए नए लगे हैं, उससे भी पर्यावरण प्रभावित हुआ है। मनुष्य आज अपनी जरूरतों के अनुरूप पर्यावरण को बदलने के लिए सक्रिय कारक बन गया है। मनुष्य अपनी जरूरत के हिसाब से पर्यावरण को बदल रहा है। वनों का विनाश हो रहा है। वायु तथा जलीय प्रदूषण एवं मृदा में कीटनाशक दवाओं के बढ़ते हुए प्रयोग ने वातावरण में कई परिवर्तन किए। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, आबादी बढ़ रही है, ऐसे में जो वन है उनका विनाश हो रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, सभी प्रकार का प्रदूषण बढ़ रहा है। और कीटनाशक दवाओं के उपयोग से मृदा में जो उपजाऊपन था वो भी समाप्त हो रहा है। अकाल, भूकंप, महामारी, सूखा, अतिवृष्टि तथा तरह तरह के रोग मानव सभ्यता के विनाश का कारण बने हुए हैं। साथियों, कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई जिनसे कि मनुष्य का विनाश हुआ। तो कभी अकाल आया, तो कभी भूकंप, कभी महामारी, तो कहीं सूखा, कहीं अतिवृष्टि और तरह तरह के रोग आए, जिससे कि मानव सभ्यता के विनाश का कारण बने ये सभी तत्व और जिनसे मनुष्य का विनाश हुआ। अकाल में पूरा का पूरा एरिया खत्म हो जाता था। भूकंप में पता नहीं चलता था कि लाखों लोग कैसे दब गए। महामारी में भी ऐसी स्थितियां बनती थी। आज मनुष्य के प्रभाव से पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। आज के समय में देखा जाए तो पर्यावरण मनुष्य के प्रभाव से प्रदूषित हो गया है। प्रदूषण सिर्फ वायु, जल, भूमि आदि को भी प्रभावित नहीं करता है, वरन जैव मंडल के जीवों पर भी प्रभाव डालता है। अब देखिए साथियों, इस पर्यावरण में केवल मनुष्य ही नहीं रह रहा है, जीव जंतु, पशु पक्षी, जीवाणु सब रह रहे हैं। और अगर पर्यावरण प्रदूषित रहेगा तो इसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा। पर्यावरण बड़ी मात्रा में मिलने वाले हानिकारक पदार्थ पर्यावरणीय परतंत्र को दूषित कर रहे हैं। इसके कारण पर्यावरण दिनों दिन जहरीला तथा हानिप्रद होता जा रहा है। ऐसे कई से स्थान हैं जहां पर जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधे और इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ चुका है कि वहां मनुष्य का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा। तरह तरह की बीमारियां, कैंसर, त्वचा से संबंधित बीमारियां हो रही हैं। तो साथियों, ये हमने आपको पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से तात्पर्य के बारे में हमने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे पर्यावरण का महत्व क्या है। सभी जीव पर्यावरण के प्रति सजग रहते हैं। साथियों, पर्यावरण के प्रति सभी जीव सजग रहते हैं। अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए पर्यावरण से संयोजन बनाए रखते हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, सभी लोग पर्यावरण से संयोजन बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन यापन के लिए, जीवन चक्र के लिए जरूरी है। पर्यावरण के परिवर्तन के साथ उनके संयोजन की क्रिया विधि बदलती रहती है। पर्यावरण के दोनों तत्व, जैव व अजैव, एक दूसरे में इस प्रकार मिश्रित हैं कि उनको अलग करके देखना कठिन है। जो पर्यावरण है, पर्यावरण में भौतिक पर्यावरण और जैव पर्यावरण। भौतिक में आ जाता है स्थल, जल, वायु, ये अजैव हैं। और जैव में आ जाते हैं पेड़ पौधे, छोटे बड़े समस्त जीव जंतु, ये सारे के सारे आ जाते हैं, जो कि एक दूसरे से मिश्रित हैं, अलग करके देखना कठिन है। अजैव तत्वों में जलवायु प्रमुख है। जो अजैव तत्व हैं, भौतिक पर्यावरण है, उसमें जलवायु सबसे महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जैविक तत्वों में मनुष्य प्रमुख है। जिस प्रकार भौतिक यानी अजैविक में जलवायु महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जैविक में मनुष्य महत्वपूर्ण है। जलवायु व मनुष्य दोनों तत्वों की भूमिका जीवमंडल की व्यवस्था व क्रियाशीलता में सर्वोच्च है। मनुष्य की और जलवायु की दोनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव समाज में अपनी बौद्धिकता के बल पर विकसित विज्ञान और तकनीकी की मदद से
अपने निवास को सबसे अधिक बदलता है और वह लगातार पर्यावरण को हानि पहुंचाता रहा है, जो मानव अस्तित्व के लिए बहुत गंभीर चुनौती है। सबसे ज्यादा अगर खतरा पहुंचाया है पर्यावरण को तो मनुष्य ने ही पहुंचाया है। नई नई तकनीकी, नए नए ठिकाने बनाए हैं, नई नई तकनीकी आई हैं, जिससे कि लोगों के रहने के तौर तरीके, उनकी सोच, ये सारी चीजें बदली हैं, जिस कारण पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ है। वायुमंडल का विश्वव्यापी अवनयन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कहा जा रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान सामान्य से 0.05 डिग्री से अधिक हो गया है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है और जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे अधिक 0.05 डिग्री हो गया है। वायुमंडल का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे अधिक हो गया है। कितना? 0.05 डिग्री, जिसमें कि लगातार वृद्धि की और संभावना है। साथ ही O3 ओजोन परत का विनाश भी शुरू हो गया है। ओजोन परत का विनाश जो कि हमें बहुत सुरक्षित करती है, उसका भी विनाश शुरू हो गया है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को छानता है और हमें वह वनस्पति को अत्यधिक गर्मी से बचाता है। जो ओजोन परत है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को एक प्रकार से छानता है, यानी कि अपनी छाया प्रदान करता है, जिससे कि हम और वनस्पति, सभी मनुष्य और वनस्पति जो जंतु रह सकें, उनके लिए एक ऐसा टेम्परेचर मेंटेन होता है। लेकिन अगर वही ओजोन परत ही नष्ट हो जाएगी तब क्या होगा? तब तो यहाँ इतनी भीषण गर्मी होगी, इतनी भीषण गर्मी होगी कि मनुष्य और जीव जंतुओं का रह पाना, जीवित रह पाना ही मुश्किल हो जाएगा। पर्यावरण के महत्व को हम पर्यावरण के तत्वों की व्याख्या और विश्लेषण करके बता सकते हैं। पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण अजैव तत्व जलवायु है। जलवायु के अंतर्गत तापमान, अब देखिए जलवायु जो है, जलवायु के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है ये भी हम बता देते हैं। जलवायु सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भौतिक पर्यावरण का। जलवायु के अंतर्गत तापमान यानी टेम्परेचर, वर्षा, नमी और वायु को शामिल किया गया है। तापमान का मनुष्य व प्राणी जगत के लिए बहुत महत्व है। तापमान का महत्व मनुष्य व प्राणी जगत के लिए बहुत ज्यादा महत्व है। तापमान की कमी या वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से इन्हें प्रभावित करती है। अगर अधिक गर्मी हो गई तो भी जीना मुश्किल हो जाता है, अगर अत्यधिक ठंड हो गई तो भी जीना मुश्किल हो जाता है। तो तापमान की कमी और वृद्धि दोनों प्रभावित करती है। न्यून तापमान जीवनों के लिए हानिकारक होता है। तापमान जीवन के लिए आवश्यक है, चाहे वह धरातल पर हो, वनस्पति, पशु पक्षी या अन्य जीवाणु हो या समुद्री जीवन में हो, कहीं पर भी हो पृथ्वी में, चाहे वो समुद्री जीवन हो, चाहे वो वनस्पति, पशु पक्षी या अन्य जीवाणु हो, सभी के लिए तापमान आवश्यक है। वर्षा का भी मानव जीवन व वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन के लिए वर्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में कहा जाता है कि जल ही जीवन है। अगर जल, वर्षा ना हो तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, नदी नाले सूख जाएंगे, आदमी प्यासा मरने लगेगा। जल ना होने से फसल नहीं होगी, भूख की अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए जल का महत्वपूर्ण योगदान है जीवन यापन में, इसलिए कहा गया जल ही जीवन है। पर्यावरण का मुख्य तत्व वर्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा से पेयजल प्राप्त होता है। अब साथियों, वर्षा से क्या क्या प्राप्त होता है? वर्षा से पेयजल प्राप्त होता है, वनस्पति को भोजन, जलवायु में नमी, कृषि उपज के लिए, उद्योगों के लिए वर्षा जल उपलब्ध कराती है। वनस्पति व मानव जीवन के लिए वर्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के द्वारा ही हमें वायु प्राप्त होती है, स्वच्छ वायु। स्वच्छ वायु सबसे जरूरी है और स्वच्छ वायु
कहां से मिलेगी? पर्यावरण से। अगर हमारे चारों तरफ ही हरियाली रहेगी तो हमें स्वच्छ वायु मिलेगी। एक बार व्यक्ति बिना पानी के रह सकता है, किंतु बिना हवा के व्यक्ति के जीवन की कल्पना ही संभव नहीं है। वायु वर्षा कराने में, वातावरण को नम रखने में सहायक होती है। एक बार मनुष्य पानी के बिना तो रह सकता है, लेकिन अगर 10 सेकंड के लिए हवा ही बंद हो जाए तो प्रकृति का विनाश हो जाएगा। वायु वर्षा कराने में भी बहुत सहायक होती है। वर्षा के जल चक्र को चलाने में वायु महत्वपूर्ण होती है। पर्यावरण के द्वारा ही हमें जल की प्राप्त होती है। पर्यावरण के द्वारा ही हमें जल प्राप्त होता है। मानव जीवन, वनस्पति, कृषि उद्योग के लिए जल महत्वपूर्ण है। जल के बिना मानव का आर्थिक व सांस्कृतिक विकास संभव नहीं है। तो साथियों, ये हमने आपको पर्यावरण का महत्व बताया। अब हम आपको पर्यावरण का अंतरराष्ट्रीय महत्व भी बताएंगे। विश्व के सभी राष्ट्र इस बात पर एक मत हैं कि पर्यावरण अंतरराष्ट्रीय विरासत है। साथियों, बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, टेम्परेचर बदल रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, इन परिस्थितियों के कारण पूरा विश्व जगत चिंतित है। साथियों, सभी का ध्यान पर्यावरण को बचाने की ओर अग्रसर है। विश्व के सभी राष्ट्र इस बात पर एक मत है कि पर्यावरण अंतरराष्ट्रीय विरासत है, जिसकी रक्षा करना किसी एक देश का ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों का कर्तव्य है। साथियों, पर्यावरण जो है उसको बचाना, उसकी रक्षा करना एक देश का कर्तव्य नहीं है, सभी देशों का कर्तव्य है। पर्यावरण प्रदूषण के खतरों के संबंध में अनेक विद्वानों ने विचार व्यक्त किए तथा अनेक देशों में प्रयत्न होते रहे, किंतु इस संबंध में विश्व का ध्यान सर्वप्रथम जून 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुए अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन ने खींचा, जिसमें भारत सहित 58 यानी 58 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा विश्व के 119 देशों ने पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकार किया। साथियों, एक ऐसा समय आ गया कि एकजुट होने की जरूरत महसूस होने लगी और यह पहली बार एकजुटता दिखी सन 1972 स्वीडन में, जहां पर भारत सहित 58 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए और उन्होंने पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकार किया कि पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। इसी सम्मेलन से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस विश्वव्यापी सम्मेलन से ही पर्यावरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यहां पारित स्टॉकहोम घोषणा पत्र पर्यावरण से यहां जो पारित हुआ, कहां पर? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो घोषणा पत्र पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का ऐतिहासिक दस्तावेज है, पारित किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण के 26 सिद्धांत वर्णित किए गए। कितने? 26 सिद्धांतों को वर्णित किया गया है। इस सम्मेलन से संपूर्ण विश्व में पर्यावरण का महत्व प्रतिपादित हुआ व उसके संरक्षण की नई चेतना जागी है। साथियों, पृथ्वी सम्मेलन 1992, स्टॉकहोम सम्मेलन की 20 वर्ष बाद 3 जून से 15 जून तक ब्राजील के शहर रियो डे जेनेरियो में पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसको पृथ्वी सम्मेलन 1992 की संज्ञा दी गई। इसी प्रकार ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक विश्वव्यापी सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 20 वर्ष बाद। यानी स्वीडन में जो सम्मेलन हुआ था उसके 20 वर्ष बाद फिर से एक विश्वव्यापी सम्मेलन हुआ, जिसे पृथ्वी सम्मेलन 1992 का नाम दिया गया। इस सम्मेलन में एक बार फिर 165 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों, पर्यावरणविदों, पत्रकारों आदि ने हिस्सा लिया। मतलब इस सम्मेलन में विश्व के सभी प्रतिनिधियों ने, 165 देशों के प्रतिनिधियों ने, प्रधानमंत्रियों ने और पत्रकारों ने भाग लिया। इसमें सभी ने अपने अपने देशों के पर्यावरण प्रतिवेदन प्रस्तुत किए, साथ ही विगत 20 वर्षों में हुए पर्यावरण प्रयत्नों की समीक्षा की गई। पिछली बार जब 1972 में स्वीडन में सम्मेलन हुआ था, उसके बाद 20 वर्ष यानी 1992 तक क्या क्या चीजें
की गई, उनके देशों ने क्या क्या बदलाव किए, वो सभी देशों ने अपनी अपनी चीजें प्रस्तुत की, अपने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। साथ ही विगत 20 वर्षों में हुए पर्यावरण प्रयत्नों की समीक्षा की गई और विश्व के समक्ष उपस्थित पर्यावरण चुनौतियों पर, जैसे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ओजोन परत में छेद, संसाधन संरक्षण, विकास बनाम पर्यावरण, जैविक संसाधनों की विविधता एवं संरक्षण आदि पर विचार प्रस्तुत किए गए एवं एजेंडा 21 के अंतर्गत 21वीं सदी में पर्यावरण संरक्षण की नई दिशा हेतु निर्देश तैयार किए गए। यानी कि वहां पर इस प्रकार के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए, चर्चा की गई। किस बात पर चर्चा की गई कि जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, तापमान न बढ़ पाए, ओजोन परत में छेद एक चिंता का विषय है, उसको कैसे कम किया जाए, संसाधनों को कैसे संरक्षित किया जाए, विकास भी जरूरी है लेकिन पर्यावरण का संरक्षण भी जरूरी है। ये सारी चीजें प्रस्तुत की गई और 21वीं सदी में पर्यावरण संरक्षण की नई दिशा हेतु निर्देश तैयार किए गए कि 21वीं सदी में हमें कैसे पर्यावरण का संरक्षण करना है। ये सारी चीजें उस सम्मेलन में की गई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कार्यरत हैं। साथियों, पर्यावरण संरक्षण के लिए, चूंकि पर्यावरण संरक्षण एक विश्वव्यापी मुद्दा बन चुका है, ऐसे में अनेक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल संस्थाएं कार्य कर रही हैं। पहली है संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम में हुई थी। इसमें 58 राष्ट्र शामिल हुए थे। संस्था का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। साथियों, पहली जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम में हुई थी। 58 हुए थे देशों के, 58 देशों के प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे और ये कहां पर है? केन्या की राजधानी नैरोबी में। दूसरा, आधुनिक समाज की चुनौतियों से संबंधित कमेटी, पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के अध्ययन हेतु 1969 में नाटो देशों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा है यूनेस्को का मनुष्यता तथा जैव मंडल कार्यक्रम, यूनेस्को का मनुष्यता तथा जैव मंडल कार्यक्रम। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक आयोग, इस संस्था का गठन अमेरिका व सोवियत संघ आदि राष्ट्रों द्वारा 1971 में किया गया था। पांचवा है अंतरराष्ट्रीय जैव कार्यक्रम, जैव समस्याओं के समाधान, जैव समस्याओं के अध्ययन व उसके निवारण के लिए इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। छठवां है विश्व वन्य जीव कोष, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1961 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। साथियों, ये हमने कुछ संस्थाएं बताई जो कि कार्यरत हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। अब बात कर लेते हैं पर्यावरण की सीमाएं एवं उद्देश्य। साथियों, पर्यावरण का अध्ययन करने पर ही मानवीय अनुक्रियाओं की विविधता एवं क्षेत्रता को समझा जा सकता है। जब तक हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें इसकी जानकारी नहीं लगेगी। पर्यावरण में उसके कारकों, स्थल, जल, वायु और जीवमंडल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण में किस किस चीजों का अध्ययन किया जाता है? पर्यावरण में हम जो उसके कारक हैं, कौन कौन से पर्यावरण के कारक हैं? स्थल, जल, वायु और जीवमंडल का अध्ययन किया जाता है। इन तत्वों का मिश्रित प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। ये जो तत्व है पर्यावरण के, इनका प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। मानव का पर्यावरण के तत्वों पर बढ़ता प्रभाव पर्यावरण की गुणात्मक ह्रास का कारण बनता जा रहा है। पर्यावरण के गुणात्मक ह्रास के भयंकर परिणाम मानव सहित समस्त जीवधारियों को उठाने होंगे। इस स्थिति से बचने के लिए पर्यावरण का संरक्षण व विकास आवश्यक हो गया है। पर्यावरण का संरक्षण व विकास बहुउद्देशीय होता जा रहा है। यही कारण है कि विभिन्न वर्गों के वैज्ञानिक इसमें जुटे हुए हैं। जिस प्रकार से पर्यावरण का जो गुणात्मक पहलू है, उससे मानव की आवश्यकताएं बढ़ी हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव लगातार पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है, जिससे पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। इस संबंध में कई संस्थाएं कार्यरत हैं। साथियों, भौगोलिक अध्ययन में इसकी महत्ता आदिकाल से बनी हुई है। आज पर्यावरण के अध्ययन के दो आधार हैं। साथियों, अगर हम नजर डालें तो आदिकाल से भी पर्यावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है। जब आदि मानव थे, उस समय पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता था। जंगलों में निवास होता था, यहाँ तक कि पेड़ों में निवास होता था। नदी, नाले, झरने उनके
किनारे बस्तियां होती थी, तो उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और आज के समय में, आज के पर्यावरण मतलब आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मनुष्य के लिए। पहला है पर्यावरण के तत्वों और जीवों का अंतर संबंध एवं संबंधित समस्याएं। दूसरा है पर्यावरण की अवमानना से उत्पन्न समस्या तथा उनका समाधान। साथियों, पर्यावरण के प्रभावों को लेकर प्रकृतिवाद की अवधारणा भूगोल में वैचारिक मंथन का आधार है। पर्यावरण का ह्रास इस सीमा तक हो रहा है कि आज मानव सहित जीवों के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसका सबसे प्रमुख कारण मनुष्य ही है। पर्यावरण का जो ह्रास हुआ है, पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण मनुष्य ही है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए लगातार पर्यावरण को क्या किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। और पर्यावरण का जो विनाश हुआ है, ह्रास हुआ है, उसके लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है, यानी सबसे बड़ा कारण मनुष्य ही है। मानव समाज द्वारा पर्यावरण से की जाने वाली छेड़छाड़ के कारण प्रलय की स्थिति बनती जा रही है। जिस प्रकार से पर्यावरण से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो उससे प्रलय की स्थिति बनती जा रही। कई जगह पहाड़ों को काटा जा रहा है, कई जगह जंगलों को काटा जा रहा है, कई जगह ऐसी स्थितियां हुई हैं जिनसे भूस्खलन की घटनाएं घटित हुई हैं। कई जगह ऐसी स्थिति बनी है कि बाढ़ की स्थिति बनी है। कई जगह ऐसी स्थिति आई है कि भूकंप, तूफान, ये सारी स्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है मनुष्य के द्वारा लगातार पहुंचाए जा रहे पर्यावरण को नुकसान के कारण ये सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। वायुमंडल में लगातार अवांछनीय गैसों के प्रवेश के कारण ओजोन गैस की परत में क्षय होता जा रहा है। यदि यही होता रहा तो ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों को रोकने में असमर्थ रहेगी। साथियों, आज के समय में वैज्ञानिक साइंस लगा हुआ है किस प्रकार से वायु प्रदूषण को कम किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी बहुत से दिशा निर्देश दिए इस संबंध में। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एमसी मेहता का जो जजमेंट है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 वर्ष पुराने वाहन जो 15 वर्ष पुराने, उनका उपयोग ना किया जाए, दिन में लोडिंग गाड़ियां ना चलें। ये सारी चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिए हैं। साथियों, जिस प्रकार से जो गैसें हैं, जैसे उद्योगों से निकला धुआं, चिमनियों से निकला धुआं, वाहनों से निकला धुआं बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रहा है वायुमंडल को। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए जरूरी क्या है? ये सारी चीजें जिन पर फोकस विज्ञान की है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, वायुमंडल को सुरक्षित करने के लिए, वायुमंडल प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। अगर इसी प्रकार की स्थिति बनी रही तो फिर ओजोन परत नष्ट हो जाएगी और ओजोन परत फिर पराबैंगनी जो सूर्य की किरणें हैं उनको रोक पाने में असमर्थ रहेगी, जिससे प्रलय आएगा। पराबैंगनी किरणें ओजोन परत अगर नहीं रोक पाएगी तो फिर क्या होगा? किरणें पृथ्वी के तापमान को अधिक बढ़ा देंगी, जिससे मौसम और जलवायु में विपरीत परिवर्तन होंगे, जो मानव सभ्यता उसके विकास में बाधक होंगे। टेम्परेचर अधिक बढ़ जाएगा, जिससे कि मानव का डेवलपमेंट यानी मानव विकास में बाधा उत्पन्न होगी। अतः पर्यावरण का अध्ययन एक सामयिक और अनिवार्य आवश्यकता है। इसका क्षेत्रीय ही नहीं विश्व स्तरीय इसका अध्ययन क्षेत्रीय ही नहीं विश्व स्तरीय होना चाहिए, जैसा पर्यावरणीय भूगोल में किया जाता है। भूगोल पर्यावरण के अजैविक जैविक तत्वों का मूल्यांकन प्रकृति के नियमानुसार किया जाता है। यही कारण है कि विश्व की विविध मानव प्रजातियों, विविध आर्थिक कार्यों और विविध आवश्यकताओं का मूल्यांकन पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। आज विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक सामाजिक विशिष्टता के लिए पर्यावरण के अजैव तत्व, विशेषकर जलवायु, मिट्टी, खनिज पदार्थ व जल विशेष उत्तरदायी हैं। साथियों, ये हमने आपको पर्यावरण की सीमाएं और उद्देश्य बताए। अब हम आपको शॉर्ट में पर्यावरण के प्रकार बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको पर्यावरण की जरूरत बताएंगे, और साथियों फिर हम आपको पर्यावरण के संघटक भी बताएंगे। साथियों, वीडियो में बने रहें, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और सभी के लिए जानना भी जरूरी है हमारे पर्यावरण के बारे में। साथियों, पर्यावरण के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं।
पहला है भौतिक पर्यावरण। पर्यावरण का मुख्य भाग भौतिक पर्यावरण से मिलकर बनता है, जिसके अंतर्गत वायु, जल तथा खाद्य पदार्थ, भूमि, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, नदी, पर्वत, खनिज पदार्थ, रेडिएशन और अन्य पदार्थ शामिल हैं, जिनसे मनुष्य का लगातार संपर्क रहता है। साथियों, भौतिक पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित है? वायु, जल, खाद्य पदार्थ, भूमि, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, नदी, पर्वत, खनिज पदार्थ, रेडिएशन और अन्य पदार्थ शामिल हैं, जिनसे मनुष्य का लगातार संपर्क रहता है। हमेशा इन घटकों के संपर्क में रहने के कारण ये मानव स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालते हैं। सामान्य अवस्था की सामंजस्यता टूटने से मनुष्य पर्यावरण के दुष्प्रभावों से प्रभावित हो जाता है। साथियों, ये भौतिक पर्यावरण हुआ। अब हम पढ़ेंगे जैविक पर्यावरण। सार्वभौम में यानी यूनिवर्स में जैविक पर्यावरण बहुत बड़ा अवयव है, जो कि मानव के इर्द गिर्द रहता है, मनुष्य के आसपास ही रहता है। यहां तक कि एक मानव हेतु दूसरा मानव भी पर्यावरण का एक भाग है। एक मानव के लिए दूसरा मानव भी पर्यावरण का भाग है। जीव जंतु तथा वनस्पति इस घटक के मुख्य सहयोगी हैं। समानता मनुष्य इन जैविक अवयवों के साथ अंतर संबंध तथा सामंजस्यता बनाने की कोशिश करता है। जैविक पर्यावरण की समुचित जानकारी बीमारियों के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथियों, जैविक जो पर्यावरण है इसकी जानकारी किस चीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? बीमारियों के निवारण के लिए। क्या करती है? बीमारियों के निवारण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथियों, पहले भी हमने आपको जैविक पर्यावरण के बारे में बताया, जिसमें पेड़ पौधे और छोटे बड़े समस्त जीव जंतु सम्मिलित हैं। तीसरा प्रकार है मनोसामाजिक पर्यावरण। मनोसामाजिक पर्यावरण मानव के सामाजिक संबंधों से प्रकट होता है। इसके अंतर्गत हम सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में मानव व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन करते हैं। जो तीसरा प्रकार है पर्यावरण का, ये मानव से संबंधित है और इसके अंतर्गत क्या क्या है? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र आ जाता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसे परिवार में माता पिता तथा भाई बहन आदि से संबंध बनाए रखना पड़ता है, तो उसे समाज के अन्य वर्ग, पास पड़ोसी समुदाय, प्रदेश तथा राष्ट्र से भी संबंध बनाए रखना पड़ता है। मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। उसको अपने घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदारों को लेकर के चलना पड़ता है। साथ ही साथ अन्य वर्गों से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं और पास पड़ोसी समुदाय, प्रदेश तथा राष्ट्र से भी संबंध बनाए रखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा एक दूसरे की आवश्यकता, जरूरत पड़ती रहती है। ये सभी सामाजिक पर्यावरण की सीमा में आते हैं। अब सांस्कृतिक मूल आदतें, विश्वास, धैर्य, शिक्षा, व्यवसाय, जीवन मानक तथा राजनीतिक स्थितियां आदि सभी मानव पर्यावरण के स्रोत हैं। मनुष्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण का उत्पाद है, जिसके द्वारा मानव आकार तैयार होता है। रहन सहन, खान पान, पहनावा, ओढ़ावा, बोलचाल, सामाजिक मान्यताएं मानव व्यक्तित्व का ढांचा बनाती हैं, जिसका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। तो साथियों, ये हमने आपको मनोसामाजिक पर्यावरण आपको बता दिया। तीन प्रकार है पर्यावरण के: भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और मनोसामाजिक पर्यावरण। अब हम आपको बताएंगे पर्यावरण की जरूरत। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसका परिवार तथा समाज से घनिष्ठ संबंध होता है। मानव क्या है? सामाजिक प्राणी है। मानव क्या है? सामाजिक प्राणी है। पर्यावरण का अर्थ है वातावरण, जिसमें संपूर्ण प्रकृति, नदियां, जलाशय, वन, उपवन, वाटिका, झरने, पर्वत श्रृंखलाएं, चट्टान, खनिज, पेड़ पौधे, वायु तथा जल, जीव जंतु का संयोग है। ये सारी चीजें आती हैं। मनुष्य पर्यावरण में ही जी रहा है, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की अत्यंत जरूरत है। अगर पर्यावरण पूरी रूप से प्रदूषित हो जाएगा तो मनुष्य जीवन यापन नहीं कर पाएगा। हजारों बीमारियां घेर लेंगी और शुद्ध वायु न मिलने से मनुष्य की उम्र भी घट जाएगी। कक्षा में छात्र को विस्तृत पर्यावरण के बारे में ज्ञान नहीं कराया जाता है, जबकि कराया जाना चाहिए। अवलोकन परियोजना तथा पर्यटन विज्ञान शिक्षण की ऐसी विधियां हैं जो उसे अपने चारों तरफ की प्रकृति के रहस्य के बारे में अवगत कराती हैं।
प्रकृति का जो क्षेत्र है, नेचर का जो क्षेत्र है विस्तृत है, जो कि पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। वह प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी एवं उसके कारण ढूंढता है। प्राकृतिक वन संपदा प्राथमिक स्तर पर एक मनोहर रूप विस्तृत करती है। प्राकृतिक वन संपदा प्राथमिक स्तर पर एक मनोहर रूप में पेश करती है। खेत, बगीचे, झरने, नदी वाटिकाएं तथा विभिन्न जीव जंतु आदि सभी इस पर्यावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाते हैं। जो पर्यावरण है, पर्यावरण के जो कारक हैं, ये पर्यावरण को सुंदर बनाते हैं। इसमें क्या क्या आता है? खेत बगीचे, झरने, नदी वाटिकाएं और विभिन्न जीव जंतु, ये सभी पर्यावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाते हैं। बालक प्रकृति की गोद में जाकर प्राकृतिक दृश्यों का बोध करता है तथा निरीक्षण कर उन्हें समझ लेता है। आजकल प्राथमिक स्तर पर यूनिसेफ ने एक योजना पर्यावरणीय शिक्षा विद्यालयों में शुरू कर दी है। इसके द्वारा छात्रों को शिक्षण दिया जाता है कि वह अपव्ययी नहीं है। प्राथमिक स्तर पर ही छात्रों को प्रकृति के रहस्य का एक बोध अन्वेषण कर्ता के रूप में करना चाहिए। साथियों, प्राथमिक स्तर में भी बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताया जाए, पर्यावरण की जरूरत के बारे में बताया जाए, पर्यावरण क्यों संरक्षण करना जरूरी है, पर्यावरण को स्वच्छ क्यों रखना जरूरी है, ये सारी चीजें बताई जाए। ये साथियों हमने आपको पर्यावरण की जरूरत बताई। अब हम आपको बताएंगे पर्यावरण के संघटक। पारिस्थितिक पर्यावरण का प्रमुख संघटक है, इसलिए पारिस्थितिक जो परिस्थिति है, पारिस्थितिकी को पर्यावरण जंतु विज्ञान भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी को पर्यावरण जंतु विज्ञान भी कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने पर्यावरण के स्थान पर निवास को प्रयोग किया है, जिसका अभिप्राय किसी प्राणी प्रजाति के निवास के उपयुक्त स्थानीय क्षेत्र से है। साथियों, कुछ वैज्ञानिकों ने पर्यावरण के स्थान पर क्या कहा है? पर्यावरण के स्थान पर कहा है कि किसी प्राणी प्रजाति के निवास के लिए उपयुक्त स्थानीय क्षेत्र है, जहां कोई प्राणी रह सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है, अपना विकास कर सकता है, वह पर्यावरण ही है। तो ऐसे स्थान को क्या कहा जाएगा? निवास स्थान कहा जाएगा, या उस क्षेत्र में जहां पर निवास करता है। साथियों, आवास या निवास, इसका प्रयोग दो तरीके से किया गया है। प्रथम, इसका प्रयोग जीवधारी प्राणियों या उनके समूह अर्थात जनसंख्या के लिए किया गया है। जो आवास से यानी मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर प्राणी निवास कर सकता है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? जीवधारी प्राणियों के लिए या समूह के लिए या जनसंख्या के लिए। द्वितीय तौर पर इसका प्रयोग एक समुदाय के संबंध में किया गया है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए क्लीमेंस तथा सेल्फोर्ड ने निवास की परिभाषा करते हुए कहा कि वास्तव में निवास भौतिक तथा रासायनिक परिस्थितियों का एक विशिष्ट समुच्चय है, जो किसी एक प्रजाति अथवा प्रजाति के समूह या बृहद समुदाय का निर्माण करता है। आवास के आधार पर जीवों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। यानी निवास के आधार पर जीवों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला स्थलीय, जलीय, समुद्रीय। आवास के गुण के आकार परिस्थितिकी निकेत का वर्णन किया गया है। ओडम के अनुसार निकेत एक तरह का सूक्ष्म आवास है। स्थलीय, इन स्थल में कुछ जीव जंतु प्राणी रहते हैं, जल में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। ये आवास के स्थान पर वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न आयामों के आधार पर निकेत को तीन समूहों में विभक्त किया गया है। निकेत को तीन समूहों में विभक्त किया गया। निकेत का मतलब क्या है? सूक्ष्म आवास, यानी छोटा आवास, निकेत कहा गया है। प्रथम, स्थानीय निकेत या निवास। निकेत एक विशेष तरह की प्रजाति प्राकृतिक निवास के एक इकाई क्षेत्र में जीवन यापन करती है। निकेत क्या है? निकेत एक विशेष तरह की प्रजाति है जो प्राकृतिक निवास के इकाई क्षेत्र में जीवन यापन करती है। प्राकृतिक निवास के इकाई क्षेत्र को उस प्रजाति का स्थानीय निकेत या निवास निकेत कहते हैं। द्वितीय, पोषक निकेत। कभी कभी दो या दो से अधिक जातियां एक ही समान निवास पर रहती हैं, लेकिन पोषण की भिन्नता के कारण कभी कभी दो या दो से ज्यादा जातियां एक ही समान निवास पर रहती हैं, लेकिन पोषण की भिन्नता के कारण इनके निकेत अलग अलग होते हैं। उदाहरण, एक तालाब में कई जीव जंतु निवास करते हैं, लेकिन उनका परिभ्रमण मार्ग अलग अलग होता है।
मछलियां अलग तरह से भ्रमण करती हैं, कछुआ अलग तरह से भ्रमण करते हैं, सभी अलग अलग तरीके से भ्रमण करते हैं। तृतीय बहुआयामी है। उच्च आयतन निकेत, एक ही क्षेत्र में कई प्रजातियां होती हैं जिनके अलग अलग निकेत यानी निवास होते हैं, लेकिन भोजन, खनिज पदार्थों एवं अन्य जरूरी सुविधाओं हेतु उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी इन आवश्यक सुविधाओं को पाने के लिए दो जातियां एक दूसरे के आवास या निकेत में घुसपैठ कर दूसरे को बाहर निकालकर संपूर्ण निकेत पर कब्जा कर लेती हैं। सर्प को अनिकेत कहा जाता है, यह दूसरे के निकेत पर कब्जा कर लेता है। साथ ही हमने निकेत के बारे में बता दिया। 3 प्रकार के निकेत होते हैं। पहला निकेत ऐसा है जो कि सूक्ष्म होता है। पहला निकेत क्या होता है? सूक्ष्म होता है, जो कि एक स्थान पर निवास करता है। द्वितीय होता है जहां पर एक एक ही जगह पर 2 या 2 से अधिक जातियां निवास करती हैं, लेकिन उनके पोषण अलग अलग होते हैं। जैसे तालाब में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, लेकिन सबका भ्रमण और निवास सारी चीजें अलग अलग होती हैं। निवास करते हैं लेकिन भ्रमण और तौर तरीके सबके अलग अलग होते हैं। तीसरा ऐसा है जो कि दूसरे के क्षेत्र में जाकर कब्जा कर लेता है, यानी एक ही क्षेत्र है, कई प्रजातियां हैं, लेकिन उनके निवास अलग अलग होते हैं, लेकिन भोजन, खनिज पदार्थ एवं अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए उनमें संघर्ष होता है और दूसरे पर कब्जा भी कर लेते हैं, जैसे सर्प। तो साथियों, ये हमने आपको निकेत के बारे में बता दिया। अभी हमने आवास यानी निवास के बारे में बताया। अब हम बताएंगे आपको पर्यावरण के दूसरा संघटक है जैव मंडल। पर्यावरण के जैव तथा अजैव संगठनों के पारस्परिक क्रियाकलाप द्वारा जैव मंडल का निर्माण होता है। जैव और अजैव, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण से मिलकर ही जैव मंडल का निर्माण होता है। जैव उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी को पृथ्वी जीवंत कहा जाता है, यानी कि जैव उपलब्धता के कारण जलवायु, ये सारी चीजें, जीव जंतु, प्राणी, ये सब उपलब्ध हैं, जिसके कारण पृथ्वी को जीवंत कहा जाता है, यानी यहाँ जीवन है, यानी जीवित रह सकते हैं। जैव मंडल पृथ्वी के दृश्य तथा अदृश्य जीवधारियों का आवास है, मतलब निवास स्थान है जहां पर दृश्य और अदृश्य जीव जंतु रहते हैं। यह जैव मंडल धरातल से लेकर के आकाश तक एवं समुद्र की गहराई तक व्याप्त है। ये जो जैव मंडल है, ये कहां तक है? धरातल से लेकर के आकाश तक, समुद्र की गहराई तक व्याप्त है। वह समस्त क्षेत्र जहां किसी न किसी तरह के जीवों का निवास है, जैव मंडल कहलाता है। स्टॉलर के अनुसार पृथ्वी के समस्त जीव एवं पर्यावरण जहां इनकी परस्पर क्रियाएं होती हैं, समुच्च रूप से जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल के जीवों को सामान्यतः जलचर, नभचर, थलचर के रूप में विभाजित किया जाता है। ये विभिन्न जीव पर्यावरण के सहयोग से विभिन्न पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीवन चक्र, जन्म, विकास तथा विनाश के माध्यम से अपना अस्तित्व बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। साथियों, ये हमने आपको पर्यावरण के बारे में बताया। पर्यावरण का क्या अर्थ है, महत्व क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, ये सारी चीजें बताई। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण का क्या अभिप्राय है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रदूषण के प्रकार क्या क्या है, ये सारी चीजें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते हैं। थैंक यू साथियों।